हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 100 एमसीक्यू, जो कि आपका एक फाइनल रिवीजन होने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। मतलब अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको करना कि स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन। आपको ये चारों लग के चारों लाइन पढ़ना, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हमारा लाइन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। बिल्कुल सही है कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, तो हमारा ये आंसर आ गया है। अगला अगर हम पढ़ते हैं कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये जो होते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो है बात आपकी रॉन्ग हो गई है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको ग्राफ का क्वेश्चन आ गया कि ग्राफ विच करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शॉर्ट डायपोल अलॉन्ग इट्स एक्सियल लाइन। की एक्सियल लाइन पर आखिरकार जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और डिस्टेंस का आखिर क्या आपका ग्राफ बनने वाला है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा कि ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, के मतलब 2kp अपॉन में आर क्यूब होता है। मतलब ई जो है और आर के जो है 1 अपॉन में आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ है ना वो आपका ग्राफ डी जो है वही सिर्फ इस तरह का ग्राफ आपका बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 की ए स्मॉल अनचार्ज मेटेलिक स्फेयर इज पोजिशन एग्जैक्टली एट द पॉइंट मिड वे बिटवीन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कि आपके दो इक्वल और अपोजिट चार्ज रखे हुए हैं और उसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक मेटेलिक स्फेयर को अपने डाल दिया। इफ द स्फेयर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड रिलीज। कि अगर हम क्या करते हैं कि अपने स्फेयर को क्या करते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, तब आखिरकार आपका क्या होने वाला है। तो अगर हम शुरुआती की बात करें ना, तो जो स्फेयर है वो क्या करेगा कि दोनों की तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड ही आपका क्या होगा वहां पर उसके ऊपर लगने वाला है। यानी कि पूरा का पूरा जो नेट फोर्स है ना वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है नेट फोर्स आ जाएगा आपका जीरो। मतलब कोई भी यहाँ पर नेट फोर्स आपका नहीं लगने वाला है। लेकिन जैसे अगर हम यहाँ शुरू में रुका हुआ था तब, लेकिन जैसे हम इसे डिस्प्लेस कर देंगे किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो जो फोर्स है स्फेयर के ऊपर ना, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण वो ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की तुलना में। इसके कारण वो क्या हो जाएगा, वो पास आने लगेगा, जिससे क्या होगा कि स्फेयर जो है ना वो किधर मूव करने लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने लगेगा। तो यहाँ पर आपको लिखा होगा कि इट विल मूव फर्दर टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम इसे मूव भी किधर कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसे उसी की तरफ ही आपका चलते हुए चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 की आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, गॉसियन सरफेस आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जहां पे आपको कुछ चीज को Q1 दिया हुआ है, Q2 की वैल्यू है और Q3 की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। आपको यहाँ पर बताना है कि आखिरकार आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिरकार आपका कितना होने वाला है। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको फॉर्मूला आपको पता होगा कि फाई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आपका होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला आपका गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज होते हैं ना हम सभी को ऐड ऑन करते हैं। मतलब आप तीनों को सबसे पहले आप ऐड करोगे, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे ना तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी, 8.85 आपके आने वाली है। लेकिन आपका नैनो कूलम है तो हम इसमें कर देंगे, पॉइंट में कर देंगे मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और अपॉन में आपका क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। इसे अगर आप कैंसिल करोगे तो आपका जो है 10⁻³ जो है वो आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 की एक बॉल है जिसका मास 1 kg है, जिसमें चार्ज आपको दिखाया गया है और उसमें आपको पोटेंशियल दिखाया गया कि 600 V पर है एट पॉइंट ए, और एक पॉइंट बी है जहां पर जीरो पोटेंशियल है। तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो अगर कभी भी आपसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछता है ना तो आप वर्क डन भी बता सकते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी की बात करोगे तो शुरू में 600 था और यहाँ पे आपका क्या था 0, तो डेल्टा वी आपका कितना हो जाएगा, 600 ही हो जाएगा। और आपका जो है Q जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन था, जो कि था आपका 10⁻⁻8। तो 10⁻⁸ इंटू में 600 करोगे तो ये आपका जो है यहाँ से आपका जो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल जो है आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 6C में ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपको कि आपको वर्क डन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो 10 माइक्रो जूल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA आपको निकालना है। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है ना तो वही वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, W इक्वल टू क्यू इंटू में डेल्टा बी, W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा बी। इसमें आपको क्या क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है वो वर्क दिया हुआ है 10 माइक्रो जूल, और साथ ही में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको वर्क डन बाय कैरिंग आपको लिया हुआ
ए टू बी। अगर आपको यहाँ पर वर्क डन दिया हुआ है तो यहाँ पर आप इसे आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि अगर हम चार्ज को अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ था ना, तो आप जो वैल्यू रखते हो वो क्या रखते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखते हैं। तो अगर आप इन दोनों को पुट करके अगर आप सॉल्व करते हो तो डेल्टा भी आपका कैलकुलेट करके यहाँ से आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वो बहुत ही अलग आने वाला है। मतलब कि 2 MB 2 KB 20 भी नहीं, बल्कि अगर इसे कैलकुलेट करोगे ना तो आपका 6.25 इंटू में 10⁻25 वोल्ट आने वाला है, जो कि इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दीज आपका आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 की इक्वल चार्ज इज गिवन टू टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई। मतलब आपको दो अलग अलग रेडियस के आपके क्या है, मेटेलिक स्फीयर है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल चार्ज दे रहे हैं। अगर हमने इसे क्यू दिया है तो इसे भी हमने क्यू दिया है। फिर द पोटेंशियल विल बी, तो किसका पोटेंशियल आखिर क्या होने वाला है। तो सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला हम देखेंगे V इक्वल टू के क्यू बाई आर। क्यू आपका सेम है, के आपका सेम है, मतलब कि जिसके अंदर जो है ना वो आर आपका जो है ज़्यादा होगा तो उसके अंदर आपका जो है वो वी आपका कम होने वाला है। मतलब कि जितना छोटा आपका स्फीयर रहेगा उसके अंदर पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। तो मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर की पोटेंशियल जो है वो जो छोटे वाले पर आपका जो है ज़्यादा पोटेंशियल रहने वाला है, क्योंकि उसका आर कम है तो उसका पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया गया है जो कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पर रखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि आधे प्लेट को हमने तो एक लिक्विड में डिप कर दिया है और साथ ही जो आधे को हमने एयर में छोड़ दिया। तो व्हेन प्लेट्स आर चार्ज द लेवल ऑफ, अगर हम इस प्लेट को चार्ज करते हैं तो ये जो लिक्विड का जो लेवल है वो आखिर क्या होने वाला है। तो जैसे हम प्लेट को चार्ज करेंगे तो मान लो अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो ऑटोमेटिकली लिक्विड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो क्या करेगा, ये जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, लिक्विड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये लिक्विड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसका जो लेवल है वो बढ़ जाने वाला है, मतलब कि लेवल क्या हो जाएगा आपका, राइज हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 की फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन चूज द करेक्ट वन फॉर विच द हीट जनरेटेड बाय द कॉइल कनेक्टेड टू ए बैटरी। मतलब किसके में आपके जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो किसके अंदर आपका हीट जनरेटेड जो है ना वो कॉइल के अंदर आपका मैक्सिमम आने वाला है, जबकि आपका जो बैटरी है वो कहाँ पर आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर आप इसके ना फॉर्मूले में आप सीधा आप देख सकते हो कि जो हीट जनरेटेड होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है V² T/R के आपका होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यानी कि जो हीट जनरेटेड है वो क्या हो गया, आर के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि आर अगर जो आपका क्या होता है मिनिमम होता है ना तो उसके अंदर जो आपका हीट जनरेट है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होने वाला है। तो अगर आप सी में देखोगे कि व्हेन द कॉइल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट विच आर कनेक्टेड टू द बैटरी इन पैरेलल, मतलब हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो अगर हमने आर को जो है क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हीट जनरेटेड आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की एक पोटेंशियोमीटर है जिसका नल पॉइंट 120 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर पे आ रहा है और ईएमएफ जो है एक का 2.1 वी है। तो दूसरा जो है अननोन जो ईएमएफ है ना वो आखिरकार उसका कितना आने वाला है। तो इसका आपको फॉर्मूला होता है कि E इक्वल टू V/L होता है। तो V/L रखेंगे तो V1 अपॉन में L1 इक्वल टू V2 अपॉन में L2 रखेंगे। मतलब आपको क्या हुआ है कि आपको यहाँ पे V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप L2 कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने पे जो आपका आएगा वैल्यू वो आएगा आपका 2.8। एक बार इसे कैलकुलेट करके जरूर देख लेना, क्योंकि हमें 3 चीज़ें दी हुई है, एक चीज़ निकालना है। फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूले में फिट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया, आपको जो है यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। तो द प्लॉट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ करंट, आपको करंट का फ्लो दिखाया गया कि अलग अलग टाइम पर आखिर किस तरह से फ्लो कर रहा है। फिर आपको बताना है कि जो चार्जेस रेशो ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द वायर एट डिफरेंट टाइम, कि जो अलग अलग टाइम पर ना आखिर उसमें कितना, जो उसका रेशो बताना है कि उसमें कितना चार्ज फ्लो करने वाला है। एक तो बताना है 1:2, एक है 3:5 और एक है 6:8। मतलब आपको क्या करना है, तीनों का एरिया निकालना है। तीनों का एरिया अगर आप निकालते हो ना तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसका 1 से 2 का एरिया निकालोगे तो इसका आ जाएगा 2, और 3 से 4 का निकालेंगे तो इसका भी आ जाएगा 2, और 6 से 8 का निकालोगे ना तो वो आपका आ जाएगा हाफ इंटू में 2 दैट इज आपका यहाँ पर भी 2 आ जाने वाला है। मतलब 2:2 जिसको हम 1:1 भी लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पर है कि द नंबर ऑफ ड्राई सेल ईच ऑफ ईएमएफ, आपको जो है एन निकालना है कि कितने ड्राई सेल लगेंगे, जिसका कि ईएमएफ 1.5 भी है, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम है, जो कि हम सीरीज में लगाएंगे जिसका कि रेसिस्टेंस क्या है 20 ओम है। साथ ही हम उसे सेंड करेंगे 0.6 एम्पीयर करंट के साथ। तो आखिरकार उसके अंदर कितने हम ड्राई सेल लगाएंगे। तो अगर आपको पता होगा कि आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई अपॉन में
एन आपका यहाँ पर आ जाता है स्मॉल आर, प्लस में आपका आ जाता है कैपिटल आर। जहाँ पे आपको जो है आर दिया हुआ है जो कि कितना है 20 ओम, स्मॉल आर दिया हुआ है जो 0.5 ओम। यहाँ पे आपका जो है एन निकालना है, तो एन तो हमें निकालना है, करंट भी दी हुई है 0.6 एम्पेयर यहाँ पे गिवन है, और ई की वैल्यू दी गई है 1.5 वी। मतलब आप सभी को सिर्फ पुट करना है और आपको यहाँ से सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है। जब आप कैलकुलेट करके एन की वैल्यू निकालोगे तो आपका जो है वो 10 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिपिक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको चार्ट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमने दो चीज जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कौन सा, एक तो सोलेनोइड होता है और एक टोरॉइड होता है। अगर आप ऑप्शन डी को देखते हो ना तो ये एक तरह से जो है वो टोरॉइड ही बना रहा है, तो हम कह देंगे कि यही आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यहाँ पर शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सीधा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की इन ऑर्डर टू डिक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, हमें करंट सेंसिटिविटी को घटाना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए, तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो वो क्या होने वाली है। तो जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले के ऊपर ही जाओगे। तो अगर हम करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूले की बात करें तो एस इक्वल टू होता है एन ए बी अपॉन में सी। ये जो सी है ना वो आपका क्या होता है, टोर्सनल कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हमें एस को क्या करना है, ये क्या कह रहा है कि डिक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, अगर एस को हमें घटाना है तो अगर हम टोर्सनल कांस्टेंट को बढ़ा देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एस आपका बढ़ जाने वाला है। तो हम किसे इंक्रीज करेंगे, तो टोर्सनल कांस्टेंट ऑफ इट्स सस्पेंशन को अगर इंक्रीज करोगे तो आपका ऑटोमेटिक ही करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेटिंग फील्ड साइमल्टेनियसली, दोनों को हमने साथ में एक्सेलरेट कर दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट बताया जा रहा है। तो बात करेंगे आपकी बोथ द पार्टिकल विल एक्वायर सेम एनर्जी, ड्यूटेरियम एक्सेलरेट फास्टर देन हीलियम, या हीलियम एक्सेलरेट फास्टर देन ड्यूटेरियम, या फिर नाइदर ऑफ देम हैव एक्सेलरेट इन एनी फील्ड। तो आपको अगर पता होगा कि जब भी अगर हम किसी भी, जैसे ड्यूटेरियम हो गया, हीलियम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर हम उसे एक्सेलरेट करवाते हैं तो आखिर उसका एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो चार्ज्ड है या नहीं है। तो आपको पता है कि जो ड्यूटेरियम है और हीलियम है दोनों के दोनों जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो अगर पार्टिकल न्यूट्रल है ना तो वो उसे ना तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड कोई भी उसे अफेक्ट नहीं करेगा, जिसके कारण इसमें कोई भी आपका जो है एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो हम कह देंगे कि नाइदर ऑफ देम हैव एक्सेलरेशन इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में कोई भी एक्सेलरेशन जो है इन दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की एक वायर है जिसकी लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर, आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। करंट है 2 एम्पियर जिसे हमने फोल्ड करके एक सर्कुलर कॉइल बना दिया। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल, तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आखिरकार क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या था, लेंथ था जिसका कितना था 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना था आपका, यहाँ था 4 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आप आर निकालोगे तो 4 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, आपका जो है पाई, मतलब 2 पाई आ जाएगा, जिससे कि हम कह देंगे कि 2 अपॉन में पाई सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन में पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू क्या होता है आई ए। अब एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब आपको सब कुछ गिवन है, आर आपको पता चल गया। अब यहाँ से जब आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे तो आपका 8 अपॉन में पाई जो है ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाइज इन, जो प्राइमरी ओरिजिन है ना मैग्नेटिज्म की वो कहाँ पर होता है। तो जो सबसे पहला जो प्राइमरी ओरिजिन होता है ना वो बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर होता है, मतलब जो एटॉमिक करंट होता है ना उसके अंदर जो आता है आपका सबसे पहले प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाई करता है। तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा आपका एटॉमिक करंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ बी मॉडल्ड बाई द पॉइंट मैग्नेटिक डायपोल एट द अर्थ ऑफ सेंटर, तो एंगल ऑफ डिप एट ए पॉइंट ऑन द आपका जो ज्योग्राफिकल इक्वेटर पर आपका एंगल ऑफ डिप आखिरकार क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना अर्थ का उसे मॉडल कर दिया गया है, किसके कारण, पॉइंट मैग्नेटिक डायपोल के कारण। इसके कारण क्या होगा कि जो आपका जो नॉर्थ है ना तो वहाँ पर आपका जो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वर्टिकल, वो तो आपका हो जाएगा अपवर्ड, इसीलिए जो एंगल ऑफ डिप है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन साउथ में जो आपका जो है ना बीबी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ जो आपका डिप है कहाँ पर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर पर, वो क्या होगा एक रेंज पर होगा, कहाँ से, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव वैल्यू तक दोनों जगह पर आपका जो है ये लाई करने वाला है। तो यहाँ पर जो होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कहाँ पर, जो आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर है वहाँ पर। तो आपका हो जाएगा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
नेक्स्ट है कि एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसका 200 टर्न है, मतलब एन दिया हुआ है। साथ ही आपको अगर करंट जो है वो 2 एम्पियर है, फ्लोज थ्रू इट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड इज 2 × 10⁻³ वेब मीटर जो आपका दिया हुआ है। तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस आपको बताना है। तो जैसे आपको आता है कि सेल्फ इंडक्टेंस बताना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L = होता है φ/I। अब यहाँ पर जो है आपको शायद करंट तो आपको गिवन है, लेकिन फाई आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, तो फाई हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम फाई निकालते हैं तो एक टर्न के लिए फाई ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻³ तो आपका 200 के लिए क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, क्योंकि 200 टर्न है। तो यहाँ आपका होगा फाई की वैल्यू 400 × 10⁻³ ये फाई हो गया। करंट जो है वो आपको गिवन है, दैट इज 2 एम्पियर। इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो 0.2 हेनरी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ए स्क्वाड शेप्ड कॉइल ऑफ एरिया ए इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दैट चेंज फ्रॉम बी टू 3b। जो बी से 3b आपका चेंज हो रहा है, टाइम इंटरवल कितना टी है। ईएमएफ इंड्यूस आखिर क्या होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, अगर हम ईएमएफ इंड्यूस की बात करें तो वो होता है डेल्टा φ/Δ3। तो डेल्टा फाई क्या है, बी से 3b गया, मतलब कि 3ba हम लिख देंगे, माइनस करेंगे ba और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा टी टाइम में। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2ba/t, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2ba/t आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ आपका, अगर हम यहाँ पे आपका मैग्नेट है, बार मैग्नेट को अगर हम इसके अंदर आपको जो क्या करते हैं आपका इंड्यूस करते हैं, तो आखिर कौन सा ग्राफ इसमें बनने वाला है। तो इसमें ना मतलब एक तो बनता है, एक अपर ग्राफ बनता है, एक लोअर ग्राफ बनता है। मतलब जब भी अगर जो कोई भी मैग्नेट ना किसी भी अगर मान लो ये आपका जो रिंग है, इसमें के अंदर अगर हम बार मैग्नेट को सेंड करेंगे तो हाफ बार मैग्नेट तक तो आपका बनेगा लोअर साइड, और जबकि अंदर जाएगा, जब बाहर की तरफ आएगा ना तो वो आपका बनाएगा अपर साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा है जो कि आपको दिखा रहा है, तो बी आपका इसका ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए बल्ब को कनेक्ट किया सबसे पहले एसी से, उसके बाद हमने किया डीसी करंट से, सेम वोल्टेज है, तो इसमें किसके अंदर साइन जो है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो अगर हम बात करें ना वोल्टेज की, अगर हम V ऑफ AC देखें और V ऑफ DC देखें तो दोनों इक्वल होता है। अगर दोनों का V जो है वो इक्वल है तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो भी इक्वल होता है। तो R ऑफ AC करंट और R ऑफ DC करंट दोनों इक्वल होंगे, और अगर रेसिस्टेंस इक्वल होगा ना तो दोनों में जो ब्राइटनेस है वो भी आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वल इन बोथ ऑफ द सर्किट जो है आपका आ जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि यहाँ पर आपको ग्राफ दिया गया है क्यू फैक्टर के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी LCR सीरीज आपको यहाँ पर दिखाया गया, जहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंस है, ये R1 है और ये R2 है। तो आपको रिलेशन बताना है कि R1 और R2 के बीच में आखिर क्या रिलेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो क्यू फैक्टर ना इस बात पर डिपेंड करता है कि क्यू फैक्टर क्या होता है कि वोल्टेज अक्रॉस L और C, मतलब एक तो वोल्टेज अक्रॉस L या फिर C होता है, या फिर अगर हम बात करते हैं अपॉन में वोल्टेज अक्रॉस R। अगर यहाँ आप लिखोगे ना तो इस इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है कि जो R है ना वो अगर आपका बढ़ता है या फिर करंट जो घटता है तो क्यू फैक्टर जो है वो भी आपका घटेगा। मतलब R जिसका ज्यादा होगा ना उसका क्यू फैक्टर जो आपका कम आने वाला है। तो R1 का जो क्या है आपका जो है क्यू फैक्टर ज्यादा है, तो आपका यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दैट इज R1 इज लेस देन R2 ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि R1 ज्यादा है तो क्यू फैक्टर इसका कम होगा, तो R1 इज लेस देन R2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन विच द फॉलोइंग, कि किसमें आपका एवरेज वैल्यू है जो नॉन जीरो है। अगर एवरेज वैल्यू की बात करोगे ना तो हम चारों ऑप्शन को हम अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ जो I0 की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, आपकी 4 आ रही है। तो ये तो आपका नॉन जीरो आ गया, तो सिंपल ये करेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर भी निकालोगे ना तो इसके अंदर भी जो वी एवरेज है वो आपका कैलकुलेट करने पर जीरो आएगा, इसमें भी जीरो आएगा, तो ऑटोमेटिक ही आपका जो है ए आपका करेक्ट हो गया कि इसके अंदर जो है ना वो आपका नॉन जीरो जो है वो एवरेज करंट आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25 की स्टेप अप ट्रांसफार्मर में रिलेशनशिप बताना प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में, कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में आखिर क्या रिलेशन होने वाला है। तो अगर हम स्टेप अप ट्रांसफर की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो सेकेंडरी कॉइल में ना नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं सेकेंडरी कॉइल में वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ टर्न एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। तो ऑप्शन नंबर ए में ऑलरेडी लिखा हुआ, तो ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है कि आपको मैग्नीट्यूड बताना और डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, यहाँ पर जो कि आपका फिगर दिखाया गया। मान लो ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ पर जो आपका अगर हम इसे निकालते हैं, मतलब यहाँ पे R1 R2 आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है μ0I/4R1। तो μ0I/4R1 हो जाएगा किसके लिए, R1 के लिए। ऐसे अगर R2 के लिए निकालते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा μ0I/4R2, तो प्लस में हम लिखेंगे μ0I/4R2। तो μ0I और अपॉन में 4 ये तो कॉमन हो जाएगा, जो कि इसमें है आपका दिया हुआ और इसमें है, और उसके बाद आपका क्या बच जाएगा 1/R1 प्लस में आपका बच जाएगा 1/R2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है। तो 26 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 की जो मैग्नेट इन फिगर रोटेट इज शोन इन द पाइवोट थ्रू इट्स सेंटर एट द इंस्टेंट शोन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये आपका मैग्नेट दिखाया गया, हम इसे दिखा रहे हैं कि हम इस तरह से इसे मूव करेंगे, तो आपको बताना है कि आखिर इंड्यूस करंट जो है ना वो आखिर आकार आपका किस तरफ होने वाला है। तो अगर इंड्यूस करंट की बात करोगे ना, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें तो आपका ए टू बी आएगा और इसके अंदर आपका सी टू डी आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए में ऑलरेडी गिवन है, ए टू बी एंड सी टू डी। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है, लेकिन इससे पहले शायद 26 में प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑलरेडी यहाँ पर करेक्ट है। तो 28 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है कि द एक्सेस इक्वल इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ द टू स्मॉल स्फेयर, जिसका डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, जिसका फोर्स ऑफ रिपल्सन दिया हुआ है 10⁻⁻19 न्यूटन। तो आपको बताना कि कितना आखिरकार जो एक्सेस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हम एड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एफ की बात करेंगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा के एन ई, और एक तो होगा एन और दूसरा भी आपका एन, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन ही हम ऐड करेंगे, और अपोन में आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आर गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर, ई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है जो कि कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, के की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर होता है। अब आप सब कुछ पुट करोगे तो यहाँ से आपकी जो एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ से आप एन की वैल्यू भी अगर आप निकालोगे तो आपका जो कैलकुलेट करके 625 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार इसे कैलकुलेशन को करेक्ट जो है घर पे करके जरूर से जरूर देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है 29 है कि अगर पावर जो है कितना है 9 ओम रेसिस्टर इन द सर्किट शोन इज 36 वाट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेसिस्टर में आखिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आने वाला है। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि पावर का फॉर्मूला हमें पता है कि P इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर इंटू में आर। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले निकालेंगे करंट। अगर करंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा √P अपॉन में आर। यहाँ से अगर जो P ऑलरेडी गिवन है, आर भी गिवन है शुरुआत वाला 9 ओम वाला, तो यहाँ से अगर हम √P अपॉन में आर करते हैं तो वो आपका क्या आ जाएगा 2 एम्पियर यहाँ आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। और अगर हम ऐसी I2 निकालेंगे, ये आपका I1 आ गया, अगर हम I2 निकालेंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा I1 इंटू में R अपॉन में 6, क्योंकि अब हम इसमें निकालेंगे, हमने I1 निकाल लिया, इसके अंदर निकाल लिया 2 एम्पियर। अगर हम इसके अंदर निकालेंगे तो आपका जो है यहाँ पे कितना है, आपका I1 हम निकालेंगे 2 इंटू में 9 अपॉन में 6, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 एम्पियर। मतलब हमारा जो है ये I1 और I2 दोनों ही आपका निकल गया। तो यहाँ से जो टोटल करंट कितना आ गया, आपका आ गया 5 एम्पियर। मतलब टोटल करंट यहाँ से आपका 5 एम्पियर जा रहा है। तो अगर पोटेंशियल निकालना है 2 ओम पर तो हम क्या कर देंगे, V इक्वल टू आई अपॉन में R2। तो आई R2 हम कर देंगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई R2। आई आपको पता है कितना है, आपका 5 आ रहा है, और R2 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कितना है, आपका 2 है, तो यानी कि आपका 10 वोल्ट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में हमें मिल गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 एक टोरॉइड है जिसका एन टर्न आपको दिया गया है, जिसका रेडियस आर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जिसे हमने क्या कर दिया, इसे प्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टल टेबल पे। तो आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आखिर क्या होने वाला है। तो आपको पता होगा कि जो टोरॉइड के अंदर क्या होता है कि अगर जो करंट होता है वो उसके इनसाइड ही होता है, कोई भी बाहर की तरफ जो होता है वो कोई भी करंट हमें नहीं दिखता है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो हमें बाहर की तरफ नहीं मिलता है, जिसके कारण कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको लिखा हुआ है कि इज 0। लेकिन अगर हम इसे दूर रखेंगे ना तो वहां पर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा, तो वो भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक 60 माइक्रोफेराड कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया 100 वी से और 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई कर दिया। तो आरएमएस वैल्यू आपको बताने की इस करंट की, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आखिरकार इस सर्किट में क्या होने वाला है। तो अगर इसमें जो है आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें दी हुई है, जैसे यहाँ पर आपको जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है जो कि आपको सी दिया हुआ है, और यहाँ पे 100 वी जो है आपको दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है 60 हर्ट्ज है, और यहाँ पे आपको जो है वी आरएमएस आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो वी आरएमएस हम निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, वी आरएमएस जो है वो आपके यहाँ पर 110 वोल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस का फॉर्मूला आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, वी आरएमएस अपॉन में एक्सी होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सी निकालोगे। एक्सी निकालने के लिए 1 अपॉन में 2 पाई एफसी करोगे, तो यहाँ से जो है आपका एक्सी निकल के आ जाएगा। जो एक्सी आएगा वो आप यहाँ पे रखोगे। वी आपको ऑलरेडी पता है, वी आरएमएस आपको कितना है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 110 वी। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपका जो है करंट की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी आएगी 2.5 एम्पियर। एक बार इसे कैलकुलेट जरूर कर लेना।
फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32 कि इस फिगर में आपको आई एक्स और आई वाई बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, हम सिंपल लाइन से हम चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आई एक्स एंटर किया, यहाँ से आई एक्स एंटर किया कितना 0.7, और यहाँ से 0.3 एंटर किया जो कि आपका कितना हो गया 1, और 1 तो एंटर किया लेकिन यहाँ से आपका 2.2 बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ से हमें कितना मिल रहा होगा 1.2 मिलेगा। मतलब यहाँ से अगर हम 1.2 एम्पेयर डालेंगे तभी आपका जो है 1 यहाँ से और 1.2 यहाँ से, तो आपका 2.2 एम्पेयर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही हमें ऑलरेडी दिख गया। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आप आगे भी इस तरह से आई बाई निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका चार्ज क्यू है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कंडक्टर का रेडियस अलग अलग पर आपको बताना है, जिसका सेंटर ऑफ रेडियस E1 E2 E3 आपको बताना है, जो कि हम सेंटर से नाप रहे हैं। तो अगर आप बात करोगे कि जो इन साइड अगर आप देखते हैं ना, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सेम होता है। तो इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी E1 E2 और E3 जो है वो तीनों के तीनों सेम हो जाने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इन साइड स्फेयर में आपका क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। तो तीनों के तीनों इक्वल होगा, जो कि 0 के इक्वल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि आपको एक इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है डबल टेप लाइन का, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया। तो आपको बताना है कि इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो आखिरकार इसमें क्या होने वाला है। तो अगर हम इसमें निकालते हैं ना इंडक्टेंस, और अगर हम इसमें फ्लक्स निकालते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, फाई इक्वल टू एल आई होता है, और एल को जो है वही आपको यहाँ पर निकालना है। एल निकालने के लिए आपको सबसे पहले फाई निकालना पड़ेगा। फाई इक्वल टू क्या होता है, वो होता है बी इंटू में ए। तो एरिया तो चलो हमें हमारा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया की जो वैल्यू है वो एच इंटू 1 आ जाएगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है जो बी की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट आई अपॉन में बी होगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके आप यहाँ से जो वो एल की वैल्यू निकाल दोगे, जो कि म्यू नॉट एच अपॉन में बी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 की जो करेक्ट वेरिएशन होता है रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का किसके साथ, मैग्नीन के लिए निकालना है। इज डिपिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि किस में आपको जो है मैग्नीन के लिए आपको जो रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का सही सा जो है आपका जो है यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। तो अगर 35 की बात करोगे ना, तो 35 में जो है आपका जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि एनसीईआरटी में भी हमारा आपको दिखाया गया है कि अगर आपका जो है नाइक्रोम हो या मैग्नीन हो, तो दोनों के दोनों अंदर ही आपका यही वाला ग्राफ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, आपको एक चार्ज दिया गया है 1 माइक्रोकूलम का, जिसे हमने क्यू यहाँ पे रख दिया, और एट पॉइंट पी आपका यहाँ पर गिवन है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिरकार क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आप दोनों को क्या कर लोगे, इसे आप कन्वर्ट कर लोगे कैसे, 1 आई कैप आपका हो जाएगा, 1 आई कैप हो जाएगा प्लस 2 जे कैप हो जाएगा प्लस 4 के कैप हो जाएगा, जो कि आर क्यू होगा। ऐसे आप आर पी निकालोगे, जो कि आपका कितना हो जाएगा, -4 जे कैप होगा प्लस 3 के कैप होगा, और फिर आर पी माइनस आर क्यू करोगे, तो आप इसमें से आप आर पी में से आर क्यू को माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा माइनस में आई कैप होगा, प्लस माइनस में आपका हो जाएगा 6 जे कैप, और माइनस में आपका आएगा के कैप। अगर इसका आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √38 मीटर आपका यहाँ पर आने वाला है। उससे आप बाद में जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल दोगे, वो अगर आप निकालते हो ना, तो जो ई की वैल्यू है वो आपकी करेक्ट वैल्यू आएगी ये वाली। तो आप एक बार इसे कैलकुलेट कर लोगे, तो आप इसे मतलब इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे ना, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37 की एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि 0.22 जी दिया हुआ है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.4 जी है। तो एंगल ऑफ डिप आपको बताना है। तो एंगल ऑफ डिप की बात करोगे ना, तो वो आपका कितना होता है 10 फाई। अगर हम ये बात करें ये अगर, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास कितना है 0.4 दिया हुआ है, और ये आपको कितना दिया हुआ है 0.22 आपको गिवन है। तो अगर हम 10 फाई निकालोगे, तो 10 फाई क्या करोगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0.22 स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर करोगे, उससे आपकी ये वाली जो लेंथ है वो आपकी आ जाएगी। इसको आप ऊपर रखोगे और नीचे आपको क्या रखोगे, 0.22 ये वाली वैल्यू रखोगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आपका जो थीटा या फिर फाई है वो आपका कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 1.518 के बराबर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि आपको दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस R1 और R2 है, जिसे हमने कनेक्ट कर दिया एक वायर के साथ। तब आपको बताना है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का आखिरकार उसका जो है वो रेशियो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हम सबसे पहले लिखेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R होता है। अगर पोटेंशियल अगर आपका निकल गया ना, तो सबसे पहले दोनों के पोटेंशियल को इक्वल करना है। तो अगर एक का पोटेंशियल KQ/R1 होता है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, KQ/R2 जो है दूसरे का पोटेंशियल हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ से, अगर हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है ना, तो वो भी आप यहां से निकाल सकते हो, जो कि चार्ज अपॉन में वॉल्यूम होता है। यहां से आप जो वॉल्यूम का फॉर्मूला रखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, यहां से आप इसे कैलकुलेट करके निकालोगे, तो आपका जो है वो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज R2² अपॉन में R1² आपका आ जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक मेटल रोड है, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रोड एज वेल एज इट्स वेलोसिटी, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो अगर फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते ना, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उस जो रोड है ना वो आपका, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, तो उस रोड के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40 आपका हमारे पास आ जाता है कि आपको मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कॉपर वायर का रूम टेम्परेचर पे, जहाँ पे आपको रेसिस्टिविटी दी गई है, डेंसिटी दी गया है, आपको चार्ज दिया गया है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी आपको गिवन है। आपको सिर्फ मीन फ्री पाथ आपको निकालना है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है वीडी इंटू में टॉर्क। अब यहाँ से जो है आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से आपको जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गिवन है, लेकिन आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या होता है, एम अपॉन में ई स्क्वायर एन, और आपका क्या हो जाएगा, आपका रो आ जाता है। इस तरह से अगर आप निकालोगे तो इससे आपका टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, तो इससे आपका मीन फ्री पाथ भी आ जाएगा। कैलकुलेट करने पे जो ऑप्शन नंबर बी 4 × 10⁻⁸ मीटर आपका आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 की एक ड्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाला राइट एंगल में, तो उसका जो काइनेटिक विद सेम काइनेटिक एनर्जी, तो उसके रेडियस का आपको रेशो बताना है। तो अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी जो सेम होती है ना, तो उसका जो रेशो है वो √2:1 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि आपको चार्ज है Q1 Q2 Q3 दिखाया गया, जो कि अलग अलग पोजीशन पर प्लेस किया हमने। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कि ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा V = आ जाएगा K, मतलब क्या है 1/4πε0 इंटू में आ जाएगा Q1/R1 प्लस में आपका आ जाएगा Q2/R2 प्लस में होगा आपका Q3/R3 के बराबर होगा। यहाँ से आप क्या करोगे, K की वैल्यू रख दोगे 9 × 10⁹, और यहाँ से R1 कितना है आपका आ जाएगा 1, और R2 भी 1 है, और R3 भी आपका जो है यहाँ पे 1 है, बस यहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाएगा, और इंटू में 10⁻⁶ करोगे तो आपका कैलकुलेट करके जो आएगा 9 × 10⁻3, दैट इज ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो ये तो आपको पता हुआ है कि इसका कैसा स्ट्रक्चर बनता है, आपका हेलिकल फॉर्म में जो है वो इस तरह से आपका जो है आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है कि कंडक्टिंग प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर जिसके चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लॉट किया गया है विद द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस सेंटर से, तो आपको ग्राफ बताना है ई वर्सेस आर का क्या ग्राफ बनेगा। अगर इसमें ई वर्सेस आर का देखोगे तो ई = क्या होता है σ/ε0, जो कि मतलब आर पर इंडिपेंडेंट है, मतलब कि आपका जो है सीधा स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 जो कि असर्शन है कि जब भी हम किसी ग्लास रोड को रब करेंगे किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो रोड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। हाँ, ये आपको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, और सिल्क नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम द रोड एंड ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो रोड से सिल्क क्लॉथ पे चले जाते हैं, बिल्कुल सही, मतलब आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46 है कि जब हम एक चौक कॉइल को कनेक्ट करेंगे सीरीज के साथ विद डीसी लाइन, तो लैंप जो है वो साइन ब्राइट करेगा, बिल्कुल सही, ये बात जो है वो 100% सही है। फिर जो है इंसर्शन ऑफ आयरन कोर इन द चौक कॉज नो चेंज इन द ब्राइटनेस, बिल्कुल ब्राइटनेस जो है उसकी 100% चेंज होगी, तो ये जो आपका रॉन्ग है, असर्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 की फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम P to Q, जो नेट वर्क डन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा, उन्हें पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कनेक्टिंग फ्रॉम पॉइंट P to Q, तो ये बात आपकी बिल्कुल जो है आपकी सही कही जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो है कि नेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए क्लोज लूप 0, तो यहाँ पर आपको 0 होता है, लेकिन ये जो रीजन है ना इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 की अगर कोई भी कॉइल ए को कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर के साथ और दूसरा जो बी को कनेक्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ, तो एक लार्ज कॉपर सीट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू कॉइल, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो घट जाएगा, बिल्कुल। अगर हम कोई भी बीच में एक सीट लगाएंगे तो 100% आपका इंड्यूस ईएमएफ जो है घटने वाला है, तो आपका जो असर्शन तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है कि कॉपर सीट बिटवीन द कॉइल हैज नो इफेक्ट ऑन इंड्यू, बिल्कुल इफेक्ट होने वाला है, तभी तो आपका ईएमएफ घटेगा, तो रीजन फॉल्स है, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49 की दो आइडेंटिकल हीटर को कनेक्ट किया दो अलग अलग सोर्स के साथ,
एक को हमने डीसी के साथ किया, दूसरा एसी के साथ किया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका सेम है अक्रॉस द टर्मिनल। तो हीट प्रोड्यूस इन द हीटर सप्लाइड विद एसी सोर्स इज ग्रेटर, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नेट इंपेडेंस है ना एसी सोर्स के अंदर वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीसी, इसी वजह से आपका जो है यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा हो रहा है। तो हम कह देंगे कि जो ये जो रीजन है इस असर्शन को 100% एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो इसका जो पार्ट 2 है ये आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द आपको जो है इसका दूसरा पार्ट भी मिलने वाला है। उस वीडियो को भी जरूर देखना, तभी आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। बाय।